नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सीधे आपको लिए चलेंगे सीबीआई के हीरक जयंती समारोह में, जिसे प्रधानमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। इस हीरक महोत्सव के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने लिए 15 साल में क्या करेंगे और अपने माध्यम से 2047 तक क्या अचीव करेंगे, ये 2 लक्ष्य तय कर करके आगे बढ़ना चाहिए। 15 साल इसलिए कि जब आप 75 के होंगे तब आप कितने सामर्थ्यवान, समर्पित, संकल्पवान होंगे। और जब देश 2047 में शताब्दी मनाता होगा, तब इस देश की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप आप किस ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, वो दिन देश देखना चाहता है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के हुगली से आ रही है, जहां पर हिंसा के बाद तनातनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता सुंगतो मजुमदार हुगली के लिए रवाना हुए तो पुलिस ने उनका रास्ता ही रोक दिया। इससे पहले कल हुगली में जमकर हिंसा और पथराव हुआ था। कई नेताओं को चोटें आई थी। अब बीजेपी एनआईए जांच की मांग कर रही, तो ममता ये कह रही हैं कि साजिश के तहत ही बंगाल दहका है। बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। अनुपम, ये जो नेताओं के जाने का सिलसिला होता है ना, ये कई बार चीजों को बिगाड़ देता है। शायद यही वजह है कि सुकांता मजुमदार को रोका गया है। जी बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन का यही मानना है कि सुकांतु मजुमदार अगर उस इलाके में घुसते हैं तो जो सुबह से शांति का माहौल, या हो सकता है तनाव है, लेकिन शांति का जो माहौल, तस्वीरें दिखाइए अनुपम, आपके पीछे इस वक्त क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? कितनी पुलिस बल की तैनाती है? तमाम तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको वही दिखा रहा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की हुई है। सुकांतु मजुमदार अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ देर पहले तक जो बैरिकेडिंग थी उसको हल्के तौर पर तोड़ने की कोशिश भी हुई उसको, लेकिन पुलिस ने वो संभाल लिया। और अब बीजेपी कार्यकर्ता जो है सड़क पर बैठ गए हैं। सड़क पर बैठकर वो नारेबाजी कर रहे हैं। और ये जो इलाका है लगभग 1 किलोमीटर पहले, मतलब जहां पे हिंसा की घटना हुई है वहां से 1 किलोमीटर पहले जीटी रोड पर, ग्रैंड ट्रंक रोड पर पुलिस ने बैरिकेड करके सुकांत मजुमदार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको यहां पर रोक दिया है। वो उसी गाड़ी में यहां पर बैठे हुए हैं और इस तरफ पुलिस है, उस तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो लगातार बार बार कोशिश कर रहे हैं यहां पर आने की। और ये लगातार जो बोल रहे हैं कि उनको यहां पर जाना है। और पुलिस प्रशासन को महसूस हो रहा था, लग रहा था कि अगर सुकांतु मजुमदार या उनका कॉन्वॉय अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है तो हो सकता है कि स्थिति बिगड़े। और इसी वजह से यहां पर इस वक्त जो बैरिकेडिंग की गई है और सुकांत मजुमदार को इस इलाके में नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। पीछे ये पुलिस बल के अलावा वहां पर और जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको वहां इकट्ठा होने से रोका नहीं गया? क्योंकि ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है। यहाँ पर हिंसक घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। क्या इन्हें वहां से हटाने की कोशिशें नहीं हो रही हैं? जी फिलहाल इनको कहा जा रहा है कि आप वापस जाएं, क्योंकि ये सभी जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं ये सुकांत मजुमदार के साथ ही यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले तक यहाँ पर कोई कार्यकर्ता नहीं था। अचानक जब सुकांत मजुमदार का कॉन्वॉय यहाँ पहुंचा है तो उनको यहाँ पर रोक दिया गया है और इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। फिलहाल ये पुलिस का कहना है। हालांकि इनको अभी तक यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है और पूरा का पूरा जो सड़क है ये फिलहाल यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर सूरत कोर्ट से, जहां पर मानहानि मामले में मिली सजा को चुनौती देने के लिए आज राहुल गांधी दिल्ली से सूरत रवाना हो चुके हैं। माना यही जा रहा है कि उनके साथ बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। कोर्ट परिसर में राहुल की तरफ से 2 याचिकाएं दाखिल होंगी। एक याचिका में सजा को चुनौती दी जाएगी और दूसरी याचिका में सजा को रद्द करने की मांग की जाएगी। राहुल के सूरत जाने को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। पूछा यह गया है कि ये नौटंकी नहीं तो और क्या है? क्या राहुल का न्याय व्यवस्था से विश्वास उड़ गया है? जवाब में कांग्रेस ने भी 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है।
हमारी सेवा क्यूआर कोड को स्कैन करें। हमारी सेवा क्यूआर कोड को स्कैन करें। हमारी सेवा क्यूआर कोड को स्कैन करें। विमान में बैठे राहुल गांधी की तस्वीर आप देख सकते हैं। सूरत की ये फ्लाइट जिसमें वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं। ये माना जा रहा है कि लगभग 2 बजे तक राहुल गांधी सूरत पहुंच सकते हैं। तो 2 याचिकाएं उनकी ओर से सूरत सेशंस कोर्ट में आज ही दायर की जाएंगी, लेकिन माफी मांगने के सवाल पर 2 टूक कांग्रेस ने यह कह दिया है कि माफी का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक तरफ बीजेपी पार्टी कहते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं जुडिशियरी के पास जाते हैं, उनका अगर केस है तो क्यों नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो भी उनको बुरा लगते हैं। हम तो जुडिशियरी के पास ही जाएंगे। राहुल गांधी जो कह दिए हैं वो डरते नहीं, डरने वाला है नहीं। वो मोदी जी से और अमित शाह जी के सामने सर झुकाएंगे नहीं, तो कहां जाएंगे? जुडिशियरी के पास ही तो जाना है। जो जुडिशियरी उनके ऊपर आरोप के चलते कन्विक्शन दिए हैं, उनसे ही उनको राहत मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ेगी। एक तरफ आप लोग ज्ञान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट में जाना चाहिए, अगर कोर्ट में जाते हैं तो भी बुरा लगते। आपको खुशी करे कौन? पिछड़े का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। जब 3 वर्ष थे तब तो इनके साथ कोई नहीं गया। अब राज्य के मुख्यमंत्रियों को काम छुड़ाकर इस काम पे लगाया है। मेरा एक सवाल और है, पूर्व में नरसिम्हा राव जी थे, पी चिदम्बरम जी थे, डी शिव कुमार जी थे, इन सबको भी जेल जाना पड़ा, इस्तीफे देने पड़े। तब कितने कांग्रेस के लोग साथ में गए थे? क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते। गोपी गांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे सूरत से जुड़ रहे हैं। गोपी, राहुल गांधी की फ्लाइट कब लैंड होने वाली है और सेशंस कोर्ट तक कब तक वो पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए करीब 2 बजे के आसपास राहुल गांधी की जो फ्लाइट है वो और सूरत से वो सीधा एयरपोर्ट से कोर्ट के लिए निकलेंगे। उनकी बहन प्रियंका गांधी उनके साथ है। इस वक्त हम कोर्ट के अंदर मौजूद है और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहीं पे जो सेशंस कोर्ट है वो उसका बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग है वहीं पे आया हुआ है सेशंस कोर्ट। इसकी 3री मंजिल पर कोर्ट है, वहां पे आज याचिका दर्ज की जाएगी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, साथ ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार जो विरोध प्रदर्शन है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकशाही को बचाने के लिए इस तरीके के नारे जो है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। कोई कारण नहीं है कि आप पार्लियामेंट मेंबर को, मैं भी 5 बार रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, कि आप उनको माइक बंद कर दो, आप उनको माफी मांगो नारे लगा रहा विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष, और डिस्टर्ब कर रहा उसको कौन? सत्ता पक्ष। ये भी अनहोनी थी। फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाए थे हाउस के अंदर। एक कायदा होता है, नियम होता है कि अगर आपके आरोप लगा है तो वापस जवाब देने का आपको टाइम मिलेगा। उसके लिए राहुल गांधी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर साहब पर गए, वो उन्होंने परवाह नहीं करी क्योंकि वो दबाव में है। सारी संस्था जो दबाव में है देश के अंदर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का तो तांडव है देश के अंदर। गुजराती सब जगह जहाँ उनको इशारा होता है, जहाँ चुनाव होते पहले ईडी पहुंचते, फिर पहुंचते मोदी जी और अमित शाह जी। तो ये जो चल रहा है, फिर जुडिशरी पे जो दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, उसी प्रकार से लोकसभा स्पीकर दबाव रखता है। वो तो हमारे राजस्थान के ही हैं। हमें दुख हुआ कि राजस्थान का मेंबर पार्लियामेंट जिनको एक मौका मिला लोकसभा स्पीकर बनने का, स्पीकर बनने के बाद में वो निष्पक्ष होके व्यवहार करे लोकसभा के अंदर। इसकी बजाय अगर आप बोलने नहीं दिया उनको, और फिर आप देख ही लिया कि जिस प्रकार ये केस चल रहा था 4 साल पहले का, उसको आपने हाईकोर्ट रोक लगवाई।
और हाईकोर्ट की रोक के बाद में हाईकोर्ट रोक खुल गई जब आपको शूट किया, और फिर 1 महीने के अंदर फैसला हो गया। तो राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं कोई हाउस में रहूं या नहीं रहूं, मैं कोई घबराने वाला नहीं हूं, मैं देश की आवाज बन के अपनी बात कहता रहूंगा। लोकतंत्र में और क्या, आप तो सब मीडिया वाले हैं, आप भी चौथे स्तंभ के लोग हैं, तो चाहे मीडिया के लोग हो चाहे पॉलिटिशियन हो, आप लोग भी नौकरी या इंडस्ट्री लगा सकते थे। आप मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गोपी घांगर भी लगातार जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मौसमी का रुख कर लेते हैं। मौसमी, ये तो सारे सीएम जो कांग्रेस के हैं सब मोर्चा तान के खड़े हो गए हैं राहुल गांधी के लिए। बीजेपी कह रही है कि इनके पास कुछ काम ही नहीं है। और मैं टीवी पे सामने हूं, 2 मिनट जी बिल्कुल, देखिए अभी किसी भी वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगभग 2 बजे जब पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की तरफ से एक शक्ति प्रदर्शन है कि तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पे दर्जनों नेता यहाँ सूरत पहुंच गए। एक तरीके से कांग्रेस का एआईसीसी हेडक्वार्टर ये सर्किट हाउस तब्दील हो गया है एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में। संजय निरुपम जी, आप लोग कह तो रहे हैं कि मतलब पूरा शक्ति प्रदर्शन है, पर कार्यकर्ता ज्यादा सड़कों पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? सेशन कोर्ट पे भी हमने देखा कि कम मात्रा में कार्यकर्ता। देखिए, कोई शक्ति प्रदर्शन ये नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी आज सूरत आ रहे हैं और एक बहुत ही फर्जी केस में उनको फंसाया गया है और उसी की आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ आ रहे। तो हम सब एक समर्थन देने के लिए, नैतिक समर्थन देने के लिए राहुल जी के लिए यहाँ पर आए। आपने सवाल पूछा कि कार्यकर्ता क्यों नहीं दिख रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मुंबई से लेकर के सूरत के रास्ते पे जगह जगह रोका गया। मुंबई गुजरात पुलिस ने एक समझ लीजिए उत्पात मचा रखा है इस समय। एक अघोषित, पता नहीं, एक अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल। मुझे कई जगह रोका गया। हमने पूछा क्यों रोक रहे भाई, तो बस नहीं जाना है। अभी मैं आपसे बात करने से पहले जो फोन था हमारे कार्यकर्ता का ही फोन था, वो किसी पुलिस स्टेशन में उसको रोक रखे हैं। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि गुजरात सरकार या फिर पूरा का पूरा केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और पूरी सरकार डरी हुई है। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर आज हंगामा किया। बीजेपी का आरोप यह है कि नीतीश सरकार शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ नरम है। साथ ही बीजेपी सासाराम में हुए धमाके की एनआईए जांच की मांग कर रही है। बीजेपी ने हिंसा के बाद समीक्षा बैठक बुलाने में देरी पर सवाल उठाए हैं। उधर हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है। बिहार शरीफ में करीब 140 और सासाराम में 43 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार में हिंसा की घटनाओं पर बीजेपी ने मांग की कि हिंसा की न्यायिक जांच हो। पार्टी का आरोप यह है कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। इस मायने में प्रशासन बिल्कुल खुले दिमाग से काम करता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उपद्रव फैलाने वाले चाहे किसी पक्ष के लोग हों, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उपद्रवियों की पहचान में अगर आप कोई मदद कर सकते हैं, जो लोग भी मदद कर सकते हैं, हम उनको सरकार की तरफ से आमंत्रित करते हैं कि ये सरकार ही नहीं पूरा सूबा एहसानमंद होगा कि ऐसे तत्वों को पहचान कर कार्रवाई करें। हम ये पदाधिकारी इनका ऊंचा पद पर बैठे हुए न्याय नहीं कर सकता। ये सरकार के दबाव में, वोट की तुष्टीकरण की राजनीति में ये न्याय नहीं कर सकता है। ये न्यायिक जांच होनी चाहिए इन जगहों पर। उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, किसी स्टेट में जहां भाजपाई का स्टेट है दंगा नहीं होता है। ये मुस्लिमों को डरा कर, धमका कर, भय दिखाकर उसका वोट की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस धरती पर जितने भी लोग जन्म लिए हैं सबका सुरक्षा और विकास की गारंटी देती है। लेकिन ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में एक खास समुदाय के लोगों को ऊपर कार्रवाई करके जेल भेजने और प्रताड़ना करने की धंधा बंद करे। धार्मिक उन्माद फैलाना और दूसरा काम क्या कर रहे हैं? देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। ये तो उन्हीं का प्लांटेड, सही बोल रहे हैं। वो प्लांट किए थे, तैयारी किए थे। व्यवस्था जो देख रहे हैं ना उसको देखें कि वहाँ जंगल राज है कि मंगल राज है। यहाँ आके परमानेंट 2024 के चुनाव तक राजभवन में अपना डेरा बना दे। परिणाम शून्य ही निकलेगा। 2015 में भी कैंप किए थे वो, इसलिए उनका छोड़िए ना। उनका जो आरोप है वो काफी हास्यास्पद है।
इसका सीधा अर्थ है कि सरकार अपने दायित्वों से भाग रही है। उसे यह भी नहीं पता है कि इस तरह के दंगों में किस शरारती तत्वों की भूमिका है, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर देना ये बहुत साफ तौर पर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या उनकी जो पूरी सरकार है वो बिल्कुल असंवेदनशील है। सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए था। तो बिहार के सासाराम से लेकर बिहार शरीफ तक में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बिहार शरीफ में केंद्रीय बल मोर्चा संभाल चुके हैं, जबकि सासाराम में आज एक नए धमाके ने यह बता दिया कि हालात अब भी पूरी तरह से काबू में नहीं है। दोनों शहरों में हथियारबंद पुलिस निगरानी कर रही है। नालंदा में 140 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि सासाराम में यह तादाद 32 है। दोनों जगह धारा 144 लगी हुई है। देखिए बिहार की ताजा हालात पर यह स्पेशल रिपोर्ट। 48 घंटे के भीतर सासाराम में 2 धमाके हुए। 1 अप्रैल को धमाके में 6 लोग घायल हो गए थे और इसके 2 दिन बाद आज फिर धमाका हुआ, जिसके निशान इस दीवार पर दिख रहे हैं। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही देखिए सासाराम की सड़कों पर कैसे संगीनों के साए में शांति है। दुकानें खुली हैं, लेकिन पास में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सड़क पर लोगों की आवाजाही है, लेकिन हाल यह है कि पुलिस की गाड़ियां यहां वहां लगातार दिख रही हैं। बार बार सायरन की आवाज गूंज रही है। सासाराम में अब तक 43 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार छापेमारी हो रही है, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। 27 जगहों पर सुरक्षा बल और खासतौर पर मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 3 रिपोर्ट दर्ज की गई है। और ये दूसरे शहर का हाल देखिए, यहां भी शांति के बीच पसरा तनाव दिखता है। सड़कों पर सन्नाटा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पहले जैसी रौनक नहीं। आरएएफ की गाड़ियां गश्त करती दिखाई दे रही हैं। केंद्र की तरफ से भेजे गए 9 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां यहां तैनात की गई हैं। सासाराम में कुल 140 लोग गिरफ्तार हैं। धारा 144 बरकरार रखी गई है। इंटरनेट कल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद है। आज से दंगा रोकने के लिए माहिर रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। बिहार शरीफ में देखिए, इस दुकान से 3.5 करोड़ का माल दंगाइयों ने लूट लिया था। तबाही के निशान यहां दिख रहे हैं। बिहार के दोनों शहरों में लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है। इस बीच मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। बिहार विधानसभा के बाहर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। बिहार में शांति तो है, लेकिन फिजा में फिक्र दिख रही है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन दहशत के बादल छटने चाहिए। नालंदा से रोहित सिंह और सासाराम से श्वेता सिंह के साथ आदित्य, आज तक ब्यूरो। तो बिहार शरीफ में 2 समुदायों के बीच हिंसा में डिजिटल दुनिया शोरूम में हुई टूटपाट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। ये शोरूम महाराष्ट्र बीजेपी के सचिव और कारोबारी हैदर आजम का है। वहां कुछ उपद्रवियों ने लूटपाट की पहली तस्वीर में लूटपाट की वारदात है, तो दूसरी तस्वीर में शोरूम में बिखरे और टूटे सामान नजर आ रहे हैं। आज तक संवाददाता रोहित सिंह आज जब इस शोरूम में पहुंचे तो वहां मंजर दिल तोड़ देने वाला है। तस्वीरें देखिए, इन दीवारों पर टीवी सेट लगे हुए थे। उपद्रवी ले उड़े। लैपटॉप के गत्ते भी बिखरे हुए साफ नजर आ रहे हैं। इन रैक्स पर म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे होंगे। आज ये खाली पड़ा है। साफ है सारा सामान उपद्रवी ले भागे। हम उसी दुकान पर इस वक्त मौजूद हैं और आपको हम यहाँ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस दुकान की, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा दुकान यहाँ पर लुट चुका है। ये आप देखिए ग्राउंड फ्लोर, आप देखिए इस दुकान की, और बाएं तरफ ये दीवार देखिए। यहाँ पर जितनी भी टीवी सेट यहाँ पर लगे थे, सभी टीवी सेट को यहाँ पर लूट लिया गया है दंगाइयों के द्वारा, और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई है। कूलर, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, इस तरफ देखिए, इस तरफ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे आप देखिए, फ्रिज हो, लैपटॉप हो, सब कुछ यहाँ पे लूट लिया गया। शीशों को तोड़ दिया गया है। भीड़ बहुत आई क्लाउड में, उसके बाद शटर को खींचकर तोड़कर, उसके बाद सारा एंट्री एकाएक आया। लैपटॉप, मैकबुक प्रो, टीवी थी कीमती करीब 1.5-2 लाख रुपए की लगभग में,
बहुत सारे रेंज में थी। हम लोग का स्टॉक बहुत अच्छा था, फेस्टिवल का टाइम था। फेस्टिवल के टाइम पे सारा का सारा स्टॉक हम लोग के पास अवेलेबल था। सेल भी बहुत अच्छा मेरे काउंटर पे है। उसके बाद सारा उपद्रवी आकर पूरा तोड़फोड़ लूटपाट जो भी हुआ, शीशा वगैरह सब, तो जितने पीस था एक एक पीस चुन चुन कर सब यहाँ से लेके सब एकदम गए। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ये शोरूम महाराष्ट्र बीजेपी के सचिव और कारोबारी हैदर आजम की है। लूटपाट का ये वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए वहां कारोबार शुरू किया था। बिहार में लोग पहले ही कारोबार लगाने से हिचकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस लूटपाट को देखने के बाद कौन कारोबारी वहां कारोबार का साहस करेगा। रोहित सिंह, नालंदा, आज तक। रामनवमी पर हिंसा के बाद बिहार शरीफ में क्या ताजा हालात है, सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार शरीफ। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की ये ताजा रिपोर्ट देखिए। ये बिखरे हुए पत्थर आज भी रामनवमी के दिन बिहार शरीफ में हुए दंगे की गवाही दे रहे हैं। ये वही इलाका है, हम आपको पूरा दिखाते हैं, जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। 50 मीटर का ये मुश्किल से इलाका है, जहां पर जब शोभा यात्रा सामने से गुजर रही थी यहाँ इस मुख्य सड़क से, तब पत्थरों की बौछार हुई थी। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं वो जवाबी पत्थरबाजी की भी तस्दीक करते हैं। इस हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था की बहुत अधिक आवश्यकता थी कि इससे एक साल पहले यहाँ पर बताया जाता है कि घरों के ऊपर, खासकर इस स्ट्रेच जिसे नोटोरियस माना जाता है, यहाँ पर छतों तक पर पुलिस बल की मौजूदगी थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब बिहार शरीफ में शांति है। कल का पूरा दिन शांत रहा। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पुलिस बल कभी कमजोर नहीं होती, कमजोर होती है तो इच्छा शक्ति। अगर निर्णय रहे कि यहाँ पर तैनाती होनी है, अगर निर्णय रहे कि किसी तरह की हिंसा इस तरीके से नजर नहीं आएगी, तो वो नहीं होता है। आज बिहार शरीफ में सेक्शन 144 लागू जरूर है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण रहा कि यहाँ पर शांति आज बहाल हो पाई है। अंदर अंदर की गलियों में पुलिस वालों का गश्त, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उन सब का गश्त, ये सारी चीजों ने तय किया कि बिहार शरीफ में शांति बहाल हो जाए। ये पूरा हिस्सा, इस पूरी सड़क पर आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर पुलिस बल की छोटे छोटे दस्तों में तैनाती करके रखी गई है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बिहार शरीफ, आज तक। तो बिहार शरीफ में फिलहाल हालात काबू में हैं। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, घुड़सवार दस्तों को तैनात कर दिया गया है। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह बिहार शरीफ में मौजूद है और कल उन्होंने वहां के हालात पर एक रिपोर्ट भेजी थी। आइए आपको वही रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी तक बिहार शरीफ में जो कुछ चल रहा था, जिस तरीके से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, उसमें बहुत जरूरत महसूस हो रही थी केंद्रीय सुरक्षा बलों की। और ऐसे में रैपिड एक्शन फोर्स के इन जवानों का यहाँ पर आना लोगों के लिए एक बहुत भरोसा बढ़ाने वाला कदम है। यहाँ पर आप रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को, जिसमें जो महिला फोर्स है वो भी है और पुरुष जो जवान हैं वो भी हैं, ये सब उन गलियों में भी घुस रहे हैं जहां पर सकरी गलियां बताई जाती हैं और बहुत ज्यादा सुरक्षा बल अभी तक वहां पर प्रवेश नहीं कर रहे थे। लेकिन 2 दिन से अनियंत्रित हिंसा और अब क्या ये फ्लैग मार्च जो है, जो यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद जिस तरह की आशंकाएं रहती हैं वो कम से कम न रहे। लोगों को अपने अपने घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार सर यहाँ पर हिंसा हो रही है, लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है। आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्योंकि अब रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉय हो गई? मैं लोगों से यही बताना चाहूंगा कि वो अफवाहों में ना आए, अपना आपसी सौहार्द बना के रखें। बाकी हम यहाँ पे उनके सुरक्षा के लिए अभी आ गए हैं। हम जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनसे कड़ाई से भी निपटेंगे और जो अच्छे लोग हैं वो उनसे भी अपील करेंगे कि वो समाज में अपने जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि इस तरह के कार्यों में वो लिप्त ना हो।